Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic biotechnology principle and process part 2. So in last class we have discussed about little introduction about biotechnology, its application and its importance. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So let's see what we will see to do. Today we will see steps of recombinant DNA technology, tools of recombinant DNA technology, restriction enzyme and action of restriction enzyme, and then palindromes. So I will try to my best and I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what are the steps of recombinant DNA technology. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन. पहला तो यदि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हो या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो या कोई और आप उससे कुछ नया चीज बनाना चाहते हो तो पहले आप डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करोगे और वो डीएनए कैसा होना चाहिए, एकदम यूजफुल होना चाहिए एंड प्योर फॉर्म होना चाहिए. देन जब आप डीएनए का आइडेंटिफिकेशन कर लोगे कि वो उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं है और वो यूजफुल है और आप जो काम कर रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है, देन जो आपने डीएनए आइडेंटिफाई किया है उसको आप क्या करोगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दोगे, जहां आपको उसको क्या करना है, लेके रखना है, लेके डालना है. यानी क्योंकि आप किसी एक का डीएनए लोगे और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालोगे तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा. जब तक नए ऑर्गेनिज्म में उस डीएनए को नहीं डालोगे तब तक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा. तो एक तो आपका होस्ट सेल होना चाहिए और दूसरा डीएनए की डिजरेबल जीन होना चाहिए जिसका डीएनए आप यूज करोगे. देन तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्योर फॉर्म है कि इम्प्योर फॉर्म है, हेल्दी है कि नहीं है, इसमें किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, ठीक है. उसको आप करने के बाद से उसको फिर आप होस्ट सेल में डालोगे जिसके लिए आपने उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया. देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट सेल. अब आपने डीएनए को होस्ट सेल में डाल दिया तो फिर उसके लिए आप उसके लिए सूटेबल मीडियम तैयार करोगे एंड देन ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजनी. और उसके बाद उसको जो आने वाला प्रोजनी है, ठीक है, जिससे आप नया प्लांट एनिमल तैयार करोगे उसको उसमें क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे. तो इसके लिए हमको कल्चर मीडियम तैयार करना होगा क्योंकि जब तक आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट एनिमल या इवन ह्यूमन बींग्स भी बनाए जा रहे हैं. तो उसमें क्या है कि हम किसी एक मेल या फीमेल के डीएनए को लेते हैं या किसी सेल पार्ट को लेते हैं, फिर उसको कल्चर मीडियम में रखते हैं. कल्चर मीडियम में रखने के बाद से फिर वो जब हेल्दी हो जाता है पूरे तरीके से, फिर अब उसको प्रोजनी में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके द्वारा वो नया पौधा या नया एनिमल बनेगा. सो दीज आर द मेन स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. You can see here, this is the flow chart of recombinant DNA technology. Isolation of DNA segment. पहले तो हम किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म से डीएनए को लेंगे, ठीक है, डीएनए के छोटे पार्ट्स को लेंगे, डीएनए के टुकड़े को लेंगे. देन उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए. तो उसके दो डीएनए के कॉपी को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. देन प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए. उसके बाद से इसको प्रोड्यूस करेंगे. एक डीएनए से हमको बहुत सारा कॉपी क्या करना है, तैयार करना है. देन इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. तो पहले आपने आइसोलेट कर लिया, फिर रिकम्बिनेंट डीएनए से फॉर्मेशन किया, देन उसकी मल्टीपल कॉपी बनाई, क्योंकि एक जो मेन कॉपी है उससे हम बहुत सारा कॉपी बनाएंगे ताकि हम उसमें डाल सकें. यदि एक खराब होगा तो हम दूसरा उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, इसलिए हम मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं. देन उसके जब मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाती है तो उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं और इंट्रोड्यूस करने के बाद से उस जो डीएनए का था जो होस्ट सेल में आपने जहाँ रखा था, फिर उसको स्क्रीनिंग करके और प्रोजनी में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. तो दीज आर द मेन स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एक्चुअली ये चैप्टर्स आपके लिए नया है तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, बट you will try to understand. So these are the main steps that involved in the recombinant DNA technology. Come to next point.
Let's see what are the tools for recombinant DNA technology. सो ये क्योंकि बहुत ही मॉडर्न टूल्स और टेक्निक इसमें यूज किया जाता है और हमको नए नई चीज़ें तैयार करना है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स लगेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब को तैयार करने के लिए जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो इलेक्ट्रिशियन आता है, तो अपने टूल्स का यूज करके आपके इलेक्ट्रिक लाइट को ठीक करता है। उसी तरह से जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे टूल्स पे वर्क करता है। जब तक उस टूल्स का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा नया चीज़ तैयार नहीं होगा। तो ये क्या है, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम है, थर्ड है लाइगेज, देन वेक्टर, देन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मेन टूल्स हैं जिसके द्वारा हम इस पे काम करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आपको पता ही है, जो प्रोसेस को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। देन पॉलीमरेज एंजाइम, देन लाइगेज, ये ज्वाइंट करने का काम करेगा। वेक्टर क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। और होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यू कैन सी हियर दिस इज द डोनर डीएनए, जहाँ जिस ऑर्गेनिज्म से आपने डीएनए को लिया है और वो क्या है, बहुत ही हेल्दी और यूजफुल है। देन प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड, दिस इज द वेक्टर। प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है जो उसमें ले जाने का काम करेगा। देन ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसमें हम इसका यूज करते हैं इंडोन्यूक्लियस। ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है इंडोन्यूक्लियस। तो इंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और डीएनए को होस्ट सेल के एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पे डिजायर डीएनए पीस लेना है, ले जाके फिर जो प्लाज्मिड डीएनए था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ने इसको क्या किया, कट कर दिया। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लाज्मिड डीएनए को कट करेगा। कट करने के बाद से ये जो है हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लाइगेज का यूज करेंगे, क्योंकि यही क्या करेगा, ये जो डीएनए डोनर है उसको इसमें ज्वाइंट करने का काम करेगा। फिर ये रिकमेंडेड डीएनए बन गया। रिकमेंडेड डीएनए जब ये बन गया, तैयार हो गया, ये डोनर डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, दोनों को आपस में क्या करना, ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए लाइगेज का यूज किया गया। लाइगेज का यूज करके ये रिकमेंडेड डीएनए बना, दो डीएनए आपस में ज्वाइंट हुए। उसके बाद से इसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद से फिर इसको एक मीडियम देंगे, और मीडियम देने के बाद से जब उसको सूटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोन, इसके जैसे बहुत सारी कॉपियाँ तैयार हो जाएंगी। एंड तैयार होने के बाद से हम जितना चाहें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल तैयार कर सकते हैं। सो प्रोटीन इनकोडेड बाय द क्लोन्ड जीन, ये प्रोटीन का पार्ट है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेक्शन ऑफ क्लोन्स, यहाँ पे बहुत सारी कॉपियाँ बनेंगी जब जब आपको जरूरत होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो लाइब्रेरी वगैरह जीन हो गया है, जीन बैंक वगैरह है, उसमें हम जीन को स्टोर करके रखते हैं, जब जब जरूरत होता है तो उससे हम नए पौधे या नए एनिमल तैयार करते हैं। सो दीज आर द टूल्स एंड यूज ऑफ दीज टूल्स. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what is the restriction enzyme. Restriction enzyme को हम molecular seizure भी कहते हैं, और इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Restriction enzyme belong to a large class of enzyme that is known as nuclease. ये जो है restriction enzyme न्यूक्लियस क्लास के अंदर आता है। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में जो एंजाइम यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक जो होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के लास्ट पार्ट पे जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं उसको रिमूव करना। और वहीं पे जो इंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है ताकि जो फॉरेन डीएनए है हम उसमें उसको क्या कर सकें, इंसर्ट कर सकें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड, ये जो होता है हमेशा डीएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप लोग को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड, ये जो होता है डीएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। और ये क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है जिसमें इसके 6 बेस पेयर लगे रहते हैं। और बेस पेयर क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, वो आपस में ज्वाइंट करके बेस पेयर बनाते हैं। दीज स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस नोन एज रिकोजिनेशन सीक्वेंसेस फॉर हिंड सेकेंड। और ये जो हिंड सेकेंड
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो एक सीक्वेंस तैयार करते हैं किसके लिए, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर सेकंड के लिए. देन ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन डीएनए. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द पॉलीड्रोमिक. तो जो एंडोन्यूक्लियेज है वो पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है. पॉलीड्रोम्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जिसमें जब आप दोनों साइड से जब पढ़ोगे, चाहे वो लेफ्ट साइड से पढ़ो या राइट साइड से पढ़ो, दोनों में जो वर्ड मीनिंग आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा दोनों साइड से क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो दोनों साइड से पढ़ने पे क्या हो, सेम हो, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीड्रोम्स. ठीक है, या पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड. तो आप देख सकते हो दिस इज द गुड एग्जांपल मलयालम. मलयालम को चाहे इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, दोनों तरफ से क्या ही होगा, मलयालम ही होगा. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see palindromes. So palindromes, each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA. ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. Palindromes are group of letters that form the same words when read both the forward and backward. ये एक ऐसा लेटर का ग्रुप होता है जिसमें आप दोनों साइड से जब पढ़ोगे तो दोनों में क्या होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा. जैसे मलयालम. अब यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप देखोगे 5' to 3' एंड 3' to 5'. ये डीएनए के 2 साइड्स होते हैं, 5' to 3' एंड 3' to 5'. यहाँ पे GAATTCC. ठीक है, जब 3' पे जाओगे तो ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन हो जाएगा. ये क्या है, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. ये साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन एंड ग्वानिन. ठीक है, तो ये 5' to 3' एंड 3' to 5'. जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, सेम है. The palindrome in the DNA is the sequences of the base pair that read same on two strand when orientation of reading is kept in the same. जब जो ओरिएंटेशन है रीडिंग का डीएनए सीक्वेंसेस जो हम पढ़ते हैं, जो उसमें बेस पेयर लगे रहते हैं, और बेस पेयर क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल. ठीक है, और जब हम उसको बेस पेयर के फॉर्म में पढ़ते हैं तो जब उसका ओरिएंटेशन सेम होगा तो मीनिंग भी क्या निकल के आएगी, सेम ही निकल के आएगी. आप देख सकते हो यहाँ पे जी है, जब ये 5' to 3' है. ठीक है, और ये फिर इसको हम 5' to 3' से पढ़ें तो GAATTC. यहाँ पे 5' से क्या है, GAATTC. ठीक है, तो ये दोनों का सीक्वेंस क्या है, यदि सेम फॉर्म में होगा तो उसका यदि ओरिएंटेशन सेम है तो वर्ड भी क्या होंगे, सेम होंगे. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी व्हाट आर द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है. सो द एंजाइम कट्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम टाइम्स. अभी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़े थे. वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस एंड दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस. तो इसका काम क्या है, डीएनए को कट करना एक स्पेसिफिक पॉइंट पर. लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को. वहीं पे जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है. EcoR फर्स्ट, ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. कट द डीएनए बिटवीन द बेस guanine and adenine only when the sequences GATTC is present in the DNA. ठीक है, ये दोनों के बीच में डीएनए के सीक्वेंसेस को कट करेगा जब ये सीक्वेंस वहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ये हो गया वेक्टर डीएनए और ये हो गया फॉरेन डीएनए. ठीक है, तो आप देख रहे हो 3' to 5', 5' to 3', 5' to 3', 3' to 5'. तो यहाँ पे 3' पे G, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन. ठीक है, अब इसको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है बीच से क्या कर देगा, वो कट कर देगा. ये फॉरेन डीएनए है, तो ये जब दोनों कट हो जाएंगे तो एक बेस, एक जो टेम्पलेट है अलग हो जाएगा और दूसरा टेम्पलेट क्या होगा, अलग हो जाएगा. अब EcoR फर्स्ट आया, इसने क्या किया, 5' to 3' इनको कट कर दिया और यहाँ पे 3' to 5' इनको क्या किया, कट कर दिया. जो ये पार्ट कट किया गया है वहीं पे हम इसको लाके क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे. और किसकी सहायता, डीएनए लाइगेज की सहायता से. इसको हम जहाँ पे ज्वाइंटिंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं. और ये दोनों क्या है, बेस पेयर है.
ठीक है, ये दोनों क्या है, बेस पेयर है, और इससे हम इसको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो जब ये लाइगेज की सहायता से ज्वाइंट होगा तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, क्योंकि 2 डीएनए पार्ट्स आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट किए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए, और ऐसा कट करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे पे जाके क्या कर सके, फिट हो जाए। सो ये है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन डीएनए टेम्पलेट। I hope these points are clear. Come to next point. So today we have discussed about what is recombinant DNA technology, steps involved in recombinant DNA technology, what is restriction enzyme, tools of recombinant DNA technology, and steps of recombinant DNA technology. Please listen it carefully, try to understand, and if you have any doubt, you can ask. Thanks, stay safe and stay happy, stay connected. Thank you.